गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए आगे शुरू करते हैं। प्लस वन में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हम अभी जो पिछला टॉपिक किया था वो था कैश बुक। अब थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री अब भी चल रहा है। जर्नल भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री था। ओरिजिनल एंट्री माने जहां शुरुआत में लिखा जाता है। उसके बाद कैश बुक भी ओरिजिनल एंट्री से संबंधित बुक थी। और अभी कुछ और बुक्स हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, स्पेशल एंट्रीज, स्पेशल पर्पज सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। कैश बुक कर ली। कैश बुक में कितनी साइड थी? दो, डेबिट और क्रेडिट। कैश आता था या जाता था? दोनों काम होता था, आता भी था जाता भी था। अब हम जो बुक्स बना रहे हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पज सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी होता है सहायक, सब्सिडियरी सहायक, सहायक पुस्तकें, सहायक, स्पेशल पर्पज विशेष मकसद की सहायक पुस्तकें। इसको सहायक क्यों कहा? क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कैश बुक अपने आप में कंप्लीट बुक है, लेकिन सब्सिडियरी बुक्स जो सहायक पुस्तक है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कैश बुक आपको बिल्कुल बताती है कि आज आपके पास कितना कैश बकाया है या कितना बैंक बकाया है, बैंक में बैलेंस बकाया है। लेकिन ये सब्सिडियरी बुक्स जो बनाएंगे वो अपने आप में कंप्लीट नहीं बता पाती। देखते हैं अभी क्या है। सब्सिडी बुक्स में है परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक और जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, ठीक। या तो सिर्फ जर्नल बना लो, एक जर्नल, या जर्नल की बजाय उसकी जगह कई बुक्स बना लीजिए जिसमें कैश बुक और ये 7 बुक और 8। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर बिजनेस को ये 8 ही बनानी पड़ेंगी, वो डिपेंड करता है वो संस्था छोटी है या बड़ी है। ठीक है, अब हम एक एक बुक करेंगे। बहुत आसान है ये, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, पहले परचेज बुक से करेंगे, फिर बाकी अगर परचेज आ गई तो आपको परचेज से लेकर रिटर्न तक सारी बुक्स आ जाएगी। चले मिटा दो इनको। मैं थोड़ा जगह की कमी है इसलिए मैंने एक बार बीच में लिख दिया था और फिर ये परफॉर्म मिटा दो। ओके, लीजिए अभी हमारे पास खाली जगह होगी। ये जो नीचे लिखा है ये बाद में पढ़ेंगे, चक्कर फिर वही पड़ गया था। यहां पर भी मेरे पास जगह की कमी थी तो मैंने कहा चलो एक पॉइंट इधर लिख देते हैं। यहां से स्टार्ट करते। ये एग्जांपल है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेजेस बुक ऑफ राम एंड सन्स इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू दिल्ली। ये एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है और वो न्यू दिल्ली से है, उसका नाम राम एंड सन्स है। उसकी बुक्स में परचेजेस बुक में एंट्री करनी। अब सवाल आया परचेजेस बुक में कौन सी एंट्री होती है। देखिए परचेजेस बुक में जो एंट्री होती है केवल उधार माल खरीदने की एंट्रीज होती है। केवल उधार माल खरीदने की एंट्रीज होती है। क्या कह दिया? We enter in this book only goods purchased on credit. Only goods purchased
ऑन क्रेडिट। आप माल कैसे कैसे खरीद सकते हो? नगद खरीद सकते हो, उधार खरीद सकते हो। नगद खरीदोगे तो कैश जाएगा, कैश जाएगा तो कैश बुक अपने यहां एंट्री कर लेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि कैश बुक का क्या रूल है, जो जिस भी वजह से कैश आए या बैंक में आए, जिस भी वजह से कैश जाए या बैंक में जाए, उन सभी एंट्रियों को कैश बुक लिख लेती है कि नहीं? तो इसका मतलब है नगद वाली एंट्री तो कहां चली जाती है? कैश बुक में। तो बच क्या गई? उधार वाली एंट्री। तो उधार वाली एंट्रियों को ही परचेज बुक में जगह मिलती है, और इसीलिए इन्हें सहायक सब्सिडियरी बुक्स कहा गया है। क्यों कहा गया सब्सिडियरी बुक्स? क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये हेल्पिंग बुक्स हैं। तो देखिए, इस बुक से क्या पता चलेगा? केवल उधार कितने का माल खरीदा है, सारा नहीं पता चलेगा, क्योंकि नगद वाला कहां से चलेगा? कैश बुक से, और उधार वाला यहां से। बस यही समझना है कि इसमें केवल उधार माल खरीदने की एंट्रीज होती हैं। किस बुक में? परचेजेस बुक में। क्लियर हो गया? चलूं आगे? चलिए, बस इतना ही याद रखना है। अब करते कैसे, इसका परफॉर्मा देखिए। कैश बुक में कितनी साइड थी? 2। आना भी था और जाना भी था, लेकिन मैंने तो कहा केवल उधार माल खरीदने की एंट्री, बस ये खरीदना, ऐसे नहीं। तो इसका मतलब इसमें एक ही साइड है, और जब एक ही साइड है तो फिर हम इस बुक को वन साइड की, सिंगल साइड की बना रहे हैं। हाँ, इसमें 2 साइड नहीं है। देखिए कैसे, ये डेट है, ये पर्टिकुलर का एरिया, लेकिन पर्टिकुलर को यहां पे लिख दिया नेम ऑफ सप्लायर्स, क्योंकि जब आप माल खरीदोगे तो किससे खरीदोगे? जो सप्लाई करेगा आपको। तो नेम ऑफ सप्लायर्स अकाउंट, नेम ऑफ सप्लायर्स, ब्रैकेट में लिख दिया अकाउंटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, इसमें खाते क्रेडिट करने। ये क्रेडिट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी लेजर नहीं करवाया है। मेरा बहुत बार मन कर रहा है कि मैं पहले लेजर कराऊं, लेकिन फिर एक जो ये सिस्टम बन रहा है इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे लेजर एक बार में कंप्लीट नहीं करना होगा, फिर उसको 2 हिस्सों में करना होता है, और मैं चाहता हूं कि वो एक में हो, क्योंकि ये चैप्टर के अकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा बाद में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, एक ही दिन में सब कुछ तो सीख नहीं सकते, थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। तो कहीं कहीं पर आपको थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा, और वो भी कुछ समय के लिए। और मैं तो समझ रहा हूँ शायद ये लेक्चर 2 या 3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट में ही बस लेजर में ही पहुंच रहे हैं, इसके तुरंत बाद लेजर में पहुंचेंगे। चले, तो यहां पर आपको ये अकाउंट टू बी क्रेडिटेड ना भी समझ में आए, फिलहाल आप इसको लिख लीजिए, देख के लिख लीजिए, पर उसके बाद समझ में आ जाएगा। आगे इनवॉइस नंबर, इसको बीजक नंबर बोलते हैं, बीजक संख्या, बीजक संख्या, बीजक संख्या। इनवॉइस नंबर क्या होता है? देखिए, जब भी आप माल खरीदोगे या बेचोगे तो प्रूफ क्या है आपने खरीदा है? कोई तो बिल देगा, चाहे नगद खरीदो या उधार खरीदो, कुछ तो देगा ना, जिसमें डिटेल होती है, डिटेल, इतना सामान खरीदा, इस रेट का खरीदा, वो सारे उसको बीजक बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, ये बीजक है, मिटा दो इसको, बस इनवॉइस नंबर याद रखना है। फिर है लेजर फोलियो, अभी बताया मैंने, लेजर अभी हुआ नहीं, बस ये खाना ही चल रहा है। फिर डिटेल, हाँ ये नया डिटेल, पहले डिटेल करेंगे, और डिटेल का जो मिला जुला के जो कुल मिला के सारांश बनेगा, उसको लास्ट में फाइनल यहां पे लिख देंगे। देखिए क्या है, 2020 May 1st, परचेज गुड्स फ्रॉम आत्माराम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, करोल बाग, ऑन क्रेडिट।
करोल बाग एक एरिया है, वहां का कोई आत्माराम इलेक्ट्रॉनिक वाला है, हमारा भी काम इलेक्ट्रॉनिक का, उसका भी काम इलेक्ट्रॉनिक का, हमने उससे माल खरीदा, इनवॉइस नंबर 1101 नंबर है, तो लीजिए इनवॉइस नंबर तो हम यहाँ 1101 नंबर डाल देंगे, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे थोड़ा सा गैप छोड़कर, क्योंकि किसका नाम है ये, आत्माराम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, तो यहां लिखेंगे आत्माराम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। क्या है ये, करोल बाग, करोल बाग, ठीक, ये उसका एड्रेस हो गया। और फिर इसके नीचे लाइन लगा दीजिए, ऐसे हेड बना दीजिए, हेडिंग, समझ में आ गया। इससे क्या क्या खरीदा आपने, 100 ट्यूबलाइट्स एट दी रेट ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं, एट दी रेट ऑफ ₹50 ईच, 100 ट्यूबलाइट खरीदी। आत्माराम से थोड़ा सा पीछे लिखेंगे, 100 ट्यूबलाइट्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच। आपने हर ट्यूबलाइट यानी 100 ट्यूबलाइट खरीदी है उनसे, और एक ट्यूबलाइट उसने हमें 50 रुपए की दी है, तो मैं अगर 100 को 50 से मल्टीप्लाई करूं तो 5000 रुपीज हो गए। तो यहां पर मैं डिटेल के कॉलम में 5000 रुपीज लिखूंगा, बस ये 100 ट्यूबलाइट है 50 के हिसाब से। 200 सीलिंग फैंस, 200 सीलिंग फैंस at the rate of ₹1000 each। आपने 200 छत के पंखे खरीदे, सीलिंग फैन, वो भी 1000 रुपए का एक है, 1000 का है, और 200 पीस कितने होंगे, तो ये अगर इनको करें गुना तो 3 हो तो 5 जीरो हो जाएंगी, और 2 1 2 लाख रुपए हो जाएंगे। बोलिए, अरे समझे, 50 हीटर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 50 हीटर खरीदे, 50 हीटर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए का एक हीटर खरीदा और 50 हीटर खरीदे, तो गुना करें तो क्या हो जाएगा, 5000 रुपीज। बोलिए बेटे, बस 3 ही चीज खरीदे। और ट्रेड डिस्काउंट भी है, हमने कहा आत्माराम से कि हम तो आपसे माल खरीदते रहते, कुछ तो ट्रेड डिस्काउंट दो, तो उन्होंने कहा चलो जी 10% कम कर दो, तो इसीलिए डिटेल का कॉलम था। यहां पर टोटल हो गया 2,10,000 रुपए, और 2,10,000 में थोड़ा सा यहां पीछे से लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब किसका 10% मिलेगा, टोटल का मिलेगा, तो 2,10,000 का 10% आता है बेटे निकालना, 2,10,000 इंटू 10%, एक जीरो यहां कट जाएगी, एक जीरो यहां कट जाएगी, तो कितना हो गया, 21,000 रुपए, तो 21,000 रुपए हो गया, इतने रुपए के हमें डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चे, अब कितना बच गया भाई, इसमें से लेस करेंगे, ये हो गया आपका 1,89,000, ठीक है, 189। चले आगे, बस हो गया हिसाब किताब। हमने आत्माराम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से ये सामान खरीदा, इतने का बना, जितना डिस्काउंट किया वो लेस कर दिया, दैट्स ऑल। और अब इसको मेन टोटल के कॉलम में डाल दिया, डिटेल इसीलिए बनाया था। अब नेक्स्ट 7 तारीख May 7, bought goods from Rama Electronic Connaught Place। अब आत्माराम के नीचे लिखेंगे ऐसे, रामा इलेक्ट्रॉनिक्स
कनॉट प्लेस, दिल्ली। इसका इनवाइस नंबर है 3345 3345। क्या खरीदा? 50 ट्यूबलाइट्स। ऐसे ही थोड़ा सा, ओ सॉरी, एक पहले इसका हेडिंग बनाएंगे इसको। 50 ट्यूबलाइट्स at the rate of 60 each, rupees 60 each। 50 ट्यूबलाइट खरीदी है 60 के भाव। किसी से हमें 50 ट्यूबलाइट 100 ट्यूबलाइट 50 के भाव मिली, किसी के साथ पे ट्यूबलाइट भी तो अलग अलग हो सकती है, एक कंपनियों के भी तो फर्क पड़ सकता है, तो इसलिए अलग हो सकता है कुछ भी। तो 50 इंटू 60 3000 रुपीज हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 50 टेबल फैंस एट द रेट ऑफ 800 each। 50 टेबल फैंस at the rate of rupees 800 each। लो जी, 50 टेबल फैन खरीदे 800 के हिसाब से, 800 रुपए का एक पीस है, तो 50 पीस, 3 जीरो तो ये हो ही जाएंगे, और 8 5 जा 40, 40। यस, क्लियर है। 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स, 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स। 20 बिजली की प्रेस, आयरन प्रेस होती है ना, तो बिजली की प्रेस खरीदी एट द रेट ऑफ रुपीज 400 ईच। तो भाई 20 प्रेस है, 40 400 रुपए की एक है, तो करें तो इनको मल्टीप्लाई, 3 जीरो तो हो ही जाएंगी, और 4 2 जा 8, 8000। बोलो बेटा, टोटल कर दूं? बस यही था। 8 और 3 40, और 8 और 48, 3 51,000, और 51,000 का लेस ट्रेड डिस्काउंट। किस रेट बताया? ये भी 10%। तो 51,000 का 10% कितना हो जाएगा? 5100। ये हो गया 9, और ये हो गया 10, 5 और 4, 9 1 10, 5 5 10 और 11। ठीक है, तो 45,900 रुपए का हो गया इससे। बस ऐसे लिखते जाना जिस चीज का नाम है। अब अगला है 15 तारीख को, बॉट फॉर सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स चावड़ी बाजार फॉर कैश, और यहां पे लिखा है 10 सीलिंग फैन एट द रेट ऑफ 900 each। अब हमने चावड़ी बाजार से खरीदा, नगद खरीदा, तो क्या लिखेंगे? बताओ। चावड़ी बाजार लिख दूं? नहीं, क्यों? क्योंकि इसने कहा नगद खरीदा है, फॉर कैश। चावड़ी बाजार से नगद खरीदा, तो जब कैश ही खरीद लिया, तो इस बुक की तो कंडीशन क्या थी? केवल उधार माल खरीदना, यानी माल भी होना चाहिए और उधार होना चाहिए, और चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तो माल तो है, मना नहीं कर रहे माल नहीं है, लेकिन ये तो नगद है, और ये कहाँ जाएगा? कैश बुक में। कैश बुक भूले तो नहीं? एक बार देखें, अगर आप टेबल फैन, ये क्या खरीद रहे हैं? सीलिंग फैन खरीद रहे हैं चावड़ी बाजार से, सूर्या इलेक्ट्रॉनिक से, तो ये जो कैश बुक कहाँ पे बनाओ? छोटी सी कैश बुक यहाँ पे थोड़ा सा बना देते हैं, ये कैश बुक है। तो इसमें इधर रिसिप्ट, इधर पेमेंट होती थी ना, तो किधर लिखा जाएगा? पेमेंट साइड में। और पेमेंट में क्या लिखेंगे? चावड़ी बाजार। अरे नहीं भाई, गलत हो गया,
जब चावड़ी से नगदी खरीद लिया तो बाई परचेजेज अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, मिटा दो इसको, याद आया? आगे चलिए, पीछे का भूलना नहीं, अगर पीछे का साफ होता गया तो फिर फायदा ही क्या होगा। ठीक है ना, तो तैयारी तो करते रहना। अच्छा चलिए, तो क्या करूं इसको, तो अगर ये क्वेश्चन दिया है तो आप नीचे नोट चढ़ा के लिखेंगे 15 मई को हमने जो सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स से नगद माल खरीदा है उसकी एंट्री परचेज बुक में नहीं लिखी जाएगी, उसकी एंट्री कहाँ लिखी जाएगी, उसकी एंट्री कैश बुक में पेमेंट साइड में लिखी जाएगी, और वो भी परचेजेस के नाम से। अगर इतनी लंबी बात लिख दो तो क्या बात, टीचर भी बहुत खुश हो जाएंगे, वाह भाई कंप्लीट कहानी बता दी। ठीक है, अब चलते हैं अगला 25 तारीख का। चलिए 25 लिखता हूं। बॉट फॉर चित्रा फर्नीचर कंपनी पंजाबी बाग ऑन क्रेडिट। हमने चित्रा पंजाबी बाग से, ये चित्रा फर्नीचर की दुकान है, उससे उधार खरीदा। अब की तो आएगी एंट्री क्योंकि उधार है, आएगी कि नहीं भाई? नगद की नहीं आनी थी, उधार की तो आएगी ना। तो क्या लिख दूं, चित्रा फर्नीचर कंपनी क्या खरीदा, 6 चेयर्स 1 टेबल। अरे हमारी एक बार दोबारा याद करो क्या था, इस बुक्स में कौन सी एंट्री आती थी, केवल उधार माल खरीदना, केवल उधार माल खरीदना। ये ठीक है, उधार ठीक है, माल यही गड़बड़ होगी, अब की माल नहीं है, अब की माल नहीं है, क्योंकि इस बार तो आप कुर्सियां खरीद रहे हो, टेबल खरीद रहे हो ऑफिस में जचाने के लिए, ऑफिस में बैठने के लिए, तो ये तो आपका बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस तो इलेक्ट्रॉनिक्स का। हाँ, अगर यही अपना फर्नीचर का बिजनेस होता और हम वो फर्नीचर बेचने के लिए खरीदते तब तो माल था, फिर ये नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो ये ध्यान रहे, यानी इस चैप्टर में आपको यहाँ पर इसके नाम को ध्यान रखना पड़ेगा, ये कौन दुकानदार किस चीज का व्यापार करता है, ये बिजनेसमैन किस चीज का व्यापारी है, ये सोनार है, ये फर्नीचर वाला है, या इलेक्ट्रॉनिक वाला है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपकी चीजें गुड्स बनेंगी और गुड्स नहीं बनेंगी। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, 25 वाली एंट्री भी नहीं लिखी जाएगी, तो क्या करोगे, नीचे लिखोगे कि 25 वाली एंट्री यहाँ नहीं लिखी जाएगी, तो इसको कैश बुक में लिख दूं। अरे बाबा कैश है ही नहीं तो कैश बुक में लिखेंगे कैसे, वहां भी नहीं लिख सकते, तो इसको कहाँ लिखे फिर, कहाँ लिखे? आपको याद है कितनी बुक्स लिखी थी मैंने, यहाँ पे 7 बुक लिखी थी ना अभी थोड़ी देर पहले, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और एक लास्ट थी जर्नल प्रॉपर, यानी जिस बेचारे को कहीं भी जगह ना मिले वो जर्नल प्रॉपर में आएगा, तो ये एंट्री कहाँ जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। और वो भी कैसे जाएगी, जैसे आप एंट्री बनाते थे, उधार खरीदा है फर्नीचर, चित्रा फर्नीचर से खरीदा है, तो चित्रा फर्नीचर रिसीवर है कि गिवर है, गिवर है, तो एंट्री क्या बनेगी, कहाँ पे कर दूं, यहाँ पे कर दूं, चित्रा फर्नीचर टू चित्रा फर्नीचर, क्योंकि वो गिवर है, कंपनी ये नाम है, और रिसीव हमारे पास आया क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो ये एंट्री होगी फर्नीचर डेबिट टू चित्रा फर्नीचर कंपनी। तो कैसे करोगे, आप लिखोगे 25 तारीख को, क्योंकि हमने जो है ये फर्नीचर खरीदा है, कोई एसेट्स खरीदी है ना कि माल, इसलिए, और ना ही नगद खरीदा, इसलिए ना तो ये कैश बुक में जाएगा ना परचेज बुक में जाएगा, ये एंट्री आपकी जर्नल प्रॉपर में जाएगी। और अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है और साथ में लिख दे कि जर्नल प्रॉपर में ऐसे एंट्री होगी, तो मैंने कहा ना क्या बात है, तभी तो कहा था क्या बात है। एक तो कहे यहाँ नहीं आएगी, तो कहाँ जाएगी, बोला मुझे नहीं पता, बस इतना पता यहाँ नहीं आएगी, और दूसरा कहता है जी वहां जाएगी। अब आप बताओ, अगर तुम किसी कंपनी में अकाउंटेंट लगते हो तो आपका इतने से काम चल जाएगा, यहाँ नहीं आएगी जी। अगर आप एक ही बुक संभालते हो तो शायद नहीं आएगी, लेकिन अगर आप सब कुछ संभाल रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ जाएगी। ठीक है बेटा, हो गया समझ में, ये है। तो अब ये क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। अब क्या करेंगे बेटा इसको, अब तो मैं मिटा सकता हूँ इसको, नीचे ही जगह कम थी ना पहले, अब मिटा देते, काम हो गया हमारा। अच्छा लीजिए, अब क्या करेंगे, ये डिटेल वाले का तो कोई काम ही नहीं रहा, डिटेल वाले ने तो आगे दे दिया। अब इसको यहां पर टोटल कर देंगे, एक लाइन लगा देंगे,
और इसका टोटल कर देंगे। टोटल क्योंकि दो ही हो रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 बार 2 से 9, 5 और 9 14, 5 और 8 13 और 1 2,34,000। अब यहां पे लिख देंगे, इसको बंद करेंगे। ये महीना है मई का, तो मई की लास्ट डेट लिखेंगे। इस बुक को बंद तो करेंगे लास्ट डेट को। मई में कौन सी डेट होती है? लास्ट 31। तो 31 मई को लिखेंगे। कौन सी बुक है ये? परचेज बुक। ये क्या आया? 2,34,900। किस चीज का आया? क्या ये टोटल परचेज है? बताओ। नहीं, तभी तो इसको सब्सिडियरी बुक कहा था। तो ये क्या है? ये केवल उधार माल की परचेज है, जो माल खरीदा है। टोटल क्रेडिट परचेज है, गुड्स का जो है टोटल परचेज है, क्रेडिट परचेज। तो आप क्या करेंगे? कैश परचेज तो कैश बुक में है और क्रेडिट परचेज इसमें है, तो यहां से इसके बैलेंस को परचेज अकाउंट में लिखेंगे। हाँ, क्योंकि अगर कोई पूछ बेटा भाई मिस्टर राम जो भी अकाउंट बना रहा है कि मेरे को टोटल परचेज बताओ, तो क्या इसको बता दोगे आप? नहीं, ये टोटल नहीं है। और कैश बुक में क्या उसको बता दोगे? नहीं, उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम लेजर में एक अकाउंट बनाएंगे। अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, करवाऊंगा बाद में। तो उसमें ये भी जाएगा और वो भी, वहां से नगद का जाएगा, यहां से टोटल, ये सब नहीं जाएगा। और ये तो 2 ही एंट्री है, 2 नहीं। पूरी बुक मान के चलो बेटा, तो पूरी बुक मान के चलो, पता नहीं कितना खरीदा जा रहा होगा, तो वो सब का टोटल लिखना है। ये सब सारी डिटेल नहीं लिखनी है। तो अब कहाँ लिखनी है? क्योंकि ये परचेज बुक है तो इसको लिखेंगे परचेजेस अकाउंट। बुक के बैलेंस को शिफ्ट करेंगे परचेजेस अकाउंट में। बुक पूरी है, अकाउंट सिर्फ कुछ एक पेज में या 2 पेज में या 5-7 पेजों में होगा, लेकिन बुक तो कंप्लीट बुक होती है। तो उसके बैलेंस परचेज अकाउंट। और परचेजेस का बैलेंस याद है आपको क्या होता है? याद है? परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको डेबिट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? डेबिट। और बस हो गया खत्म। ये था। महीने की लास्ट डेट को बंद करेंगे, परचेज बुक के टोटल को परचेज में करेंगे। अब इसी में सेल्स बुक समझा दूं? तो बताइए, सेल्स बुक में कौन सी एंट्री होंगी? शाबाश, केवल उधार माल बेचने की। जैसे ये थी केवल परचेज करने की, वो बेचने की। अब यहां पर जहां जहां मैंने परचेज लिखा, सपोज मान लो मैं सेल लिख रहा हूं कि सेल सोल्ड गुड्स टू दिस, तो इसी तरह से यहां पर नाम आ जाएंगे उनके, और इसी तरह से डिटेल तो वही जाएगी जो ट्रेड डिस्काउंट दिया। सब कुछ वही है, लेकिन फर्क क्या आ गया? एक तो नाम का फर्क आ जाएगा, परचेज बुक की जगह क्या हो जाएगा? सेल्स बुक। बाकी तो रहेगा, ये अकाउंट टू बी क्रेडिट है, वो अकाउंट टू बी डेबिट हो जाएगा। और बाकी तो नेम ऑफ सप्लायर है, तो क्या वो भी सप्लायर है? नहीं भाई, जिनको माल बेचोगे वो सप्लायर थोड़ा हुए, वो तो हमारे कस्टमर हो गए। तो नेम ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, तो जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके नाम लिख देंगे हम इसमें, और इस तरीके से इसको टोटल, बाकी सेम है। समझ में आ गया? ये आपका सेल्स बुक है। मुझे लगता है करवाने की जरूरत नहीं है, मानते हो? इसी तरह से परचेज रिटर्न का, चलो उसको बाद में कराएंगे, आज इतना ही बहुत है। हम परचेज और सेल्स बुक कर ली, फिर उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, सेल्स बुक समझ में आ गई ना बेटे? ये सेल्स नाम आ जाएगा, और इसमें केवल किसकी एंट्री आएंगी? केवल उधार माल बेचने की। माल बेचना है, नगद नहीं। नगद बिका तो कैश आया, कैश आया तो कैश बुक में गया। उधार बेचोगे तो इसमें, और केवल माल होना चाहिए। अगर आप जैसे दुकान आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, बाय दिए फर्नीचर बेचो तो वो इसमें नहीं आएगा। और बाय दिए फर्नीचर को नगद बेचो, सॉरी फर्नीचर कह रहा हूँ, माल इलेक्ट्रॉनिक का माल ही नगद बेचो, तो क्योंकि नगद बेचा है इसलिए इसमें नहीं आएगा कैश बुक में। ठीक है बेटे? ओके, मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे।